नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एग्जाम्स में अक्सर जो सवाल आते हैं ना, उनके पीछे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी, एक पूरी कहानी छुपी होती है। तो आज हम उसी क्रांतिकारी आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। वो आंदोलन जिसने हमारे देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें उस पहली चिंगारी तक ले जाएगा जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग भड़का दी थी। तो आखिर वो पहली चिंगारी, वो भड़की कहाँ थी? चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस एक पल को ढूंढते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसका जवाब है महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र। यहीं पर चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। और देखिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये किसी यूरोपियन की पहली पॉलिटिकल हत्या थी। और इसी घटना ने विरोध के एक बिल्कुल नए, एक ज्यादा आक्रामक दौर की शुरुआत की। महाराष्ट्र की उस एक घटना के बाद तो जैसे आग पूरे देश में फैल गई। सोचिए, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, फिर 1913 में देश से बाहर गदर पार्टी का बनना, और फिर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत। मतलब एक के बाद एक हर घटना स्वतंत्रता की इस लड़ाई को एक नई और जबरदस्त दिशा दे रही थी। लेकिन एक मिनट, क्या ये लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर ही लड़ी जा रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में जो भारतीय बसे थे ना, वो भी इस संग्राम का हिस्सा बन रहे थे, और उन्हीं की वजह से ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गदर पार्टी। जरा सोचिए, इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई, बल्कि हजारों मील दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसे नेताओं ने ये बात साफ कर दी कि आज़ादी की जो चाहत है ना, वो किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। और ऐसा ही कुछ एक और ग्लोबल विचारधारा के साथ हो रहा था जो भारत के आंदोलन से जुड़ रही थी। हम बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसकी स्थापना ताशकंद में एमएन रॉय ने की। और कमाल की बात यह है कि एमएन रॉय सिर्फ एक फाउंडर नहीं थे, वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इस एक बात ने भारत के संघर्ष को सीधे एक ग्लोबल स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, तो अब विदेशों से वापस भारत की जमीन पर लौटते हैं। एक ऐसे दौर में, एक ऐसे युग में, जब आज़ादी की लड़ाई कुछ गिने चुने लोगों का आंदोलन नहीं रही, बल्कि करोड़ों करोड़ों भारतीयों की एक सामूहिक आवाज बन गई थी। ये समय था 1920 से 1947 का, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी जन भागीदारी, मतलब आम लोगों की हिस्सेदारी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई महलों और बड़ी बड़ी सभाओं से निकलकर देश की गलियों, खेतों और गांवों तक पहुंच गई, और देखते ही देखते ये दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया। लेकिन सोचिए, जब लाखों लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो क्या सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक ही होता है? क्या होता है जब एक अहिंसक आंदोलन की आग अचानक हिंसा की लपटों में बदल जाए? 23 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन पुलिस वालों की संख्या थी जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में मारे गए थे। हुआ ये कि एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया था। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। चौरी चौरा में हुई इस हिंसा से गांधी जी इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने पूरे देश में जो इतना बड़ा असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसे फौरन वापस ले लिया। सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये दिखाता है कि एक लीडर अपने सिद्धांतों के लिए कितना मजबूत हो सकता है, चाहे उसका फैसला कितना भी मुश्किल या अनपॉपुलर क्यों ना हो। लेकिन गांधी जी के अहिंसक रास्ते के साथ साथ एक और रास्ता भी था जो बन रहा था। ये था क्रांति का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिस पर कई निडर नौजवान चल रहे थे। ये सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन का रास्ता था। तो यहां पर हम आज़ादी की लड़ाई की दो अलग अलग फिलॉसफीज को देख सकते हैं। एक तरफ थे गांधीवादी तरीके, अहिंसा, असहयोग, सत्याग्रह, जैसे 1928 का बारदोली सत्याग्रह। और दूसरी तरफ था क्रांतिकारियों का रास्ता, डायरेक्ट एक्शन और सीक्रेट सोसाइटीज। देखिए, मंजिल दोनों की एक ही थी, आज़ादी। लेकिन रास्तों का ये जो फर्क था ना, यही टकराव आंदोलन के भविष्य को तय कर रहा था।
और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं थी, ये जमीन पर उठाए गए बड़े साहसी कदम थे। जैसे 1926 में भगत सिंह ने बनाई नौजवान भारत सभा, ताकि युवाओं, किसानों और मजदूरों को एक साथ लाया जा सके। और उससे पहले 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। ये घटनाएं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सीधी खुली चुनौती थी, एक खुला ऐलान जंग। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों और बमों की ही नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई विचारों की भी थी। वो कौन सी आइडियोलॉजीज थीं, कौन से विचार थे जो एक आज़ाद भारत की नींव रख रहे थे। और इन विचारों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर थी 1909 में आई महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से आज़ाद भारत का वैचारिक मैनिफेस्टो था। एक ऐसी किताब जिसमें गांधी जी ने अपने सपनों के भारत की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर दुनिया के सामने रखी। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या कहा? उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर भारतीयों को बिठाना नहीं था। नहीं, उनके लिए स्वराज का मतलब था सच्चा आत्मशासन, यानी खुद पर राज करना। उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को जमकर क्रिटिसाइज किया और एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ा हो। और एक मजेदार बात, ये जो इतनी क्रांतिकारी किताब थी, ये असल में गुजराती में लिखी गई थी। तो स्वराज का विचार, सत्याग्रह का रास्ता और क्रांति की वो ज्वाला, इन सब ने मिलकर भारत की आज़ादी की कहानी बुनी। लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि इन सभी शक्तिशाली विचारों में से कौन सा विचार है जो आज के भारत को असल में परिभाषित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना है।